जय हिंद। आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में देखा था और आज जो है हम लोग शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में समझेंगे। जो हर्यक वंश के अंतिम जो शासक हुए वो नागदशक हुए, जिसको एक बाहरी व्यक्ति ने, जो महल के बाहर थे उसी टाइम में, एक आम आदमी ने जिनकी हत्या कर दी और उसके बाद शिशुनाग को लोगों ने चुना। शिशुनाग जो है ये नागदशक का मंत्री हुआ करता था, लेकिन उस नागदशक की हत्या के बाद लोगों ने शिशुनाग को चुना और वहाँ का सम्राट बना दिया। तो इस तरह से शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश 412 बीसी से 344 बीसी तक ये रहा। शिशुनाग वंश के पहले राजा स्वयं शिशुनाग, इनका जो मेन काम है वो है कि अवंती के राजा जो प्रद्योत वंश था, अवंती में, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जब बिंबिसार ने ये भेजा था अपने वैद्य जीवक को अवंती इलाज करने के लिए, उस टाइम में तो वो स्वीकार कर लिया था। उस टाइम में तो मगध की दास्तां उन्होंने स्वीकार कर ली, लेकिन बाद में प्रॉब्लम वो करने लगे। इसके बाद शिशुनाग ने जो है अवंती के प्रद्योत वंश को समूल नाश कर दिया और अवंती को मगध में मिला लिया। इसके बाद जो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसको वैशाली ट्रांसफ़र कर दिया। शिशुनाग के बाद उसके बेटे कालाशोक जो है ये गद्दी पर बैठे। इनका मुख्य काम था, कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है, इनका जो मुख्य काम था, उन्होंने मगध की राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया। कालाशोक के टाइम में ही जो द्वितीय बौद्ध संधि थी वैशाली में हुई थी 383 बीसी में। पहली बौद्ध संधि थी, आप लोग को याद होगा, तो अजातशत्रु के समय में हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु के समय में ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी और प्रथम बौद्ध संगति भी अजातशत्रु के समय ही हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय में हुई थी। ठीक है, जो शिशुनाग वंश है उसके बारे में बहुत ही कम ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, लेकिन पुराण के अनुसार जो है शिशुनाग वंश में 10 राजा हुए। अंतिम राजा थे महानंदिन अंतिम शासक थे शिशुनाग वंश से, जिनकी हत्या उन्हीं के एक दासी के पुत्र महापद्मानंद ने कर दी और इस तरह से उस महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश 344 बीसी से 323 बीसी तक रहा। नंद वंश के जो शासक महापद्मानंद थे वे एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। कई सारे उन्होंने विजय किया और इस तरह से उन्होंने इसी विजय के कारण एकराट या एक छत्र की उन्होंने उपाधि धारण की। जो पुराने समय के राजा थे, अपने आप अपनी प्रभुता दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कई तरह के ये उपाधि थी वो धारण करते थे, जैसे चक्रवर्ती, वैसे ही एकराट या एक छत्र की उन्होंने उपाधि धारण की। इतिहास में महापद्मानंद को जो है प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है, यानी मगध को उन्होंने काफ़ी दूर दूर तक फैलाया। महापद्मानंद ने कौशल तथा कलिंग की विजय की और कलिंग विजय से ही जो है जिनसेन की मूर्ति, जिनसेन एक जैन भगवान थे, उनकी मृत्यु जो है, उनकी मूर्ति विजय चिन्ह के रूप में वो लेकर आए। ठीक है, ये कलिंग के एक राजा हुए खारवेल। कलिंग के राजा खारवेल हुए। उन्होंने जब हाथी गुफा का निर्माण करवाया, हाथी गुफा का निर्माण करवाया, तो हाथी गुफा के अभिलेख में ही उन्होंने लिखवाया कि महापद्मानंद ने इस तरह से कलिंग विजय की और साथ में कलिंग में महापद्मानंद ने एक नहर का भी निर्माण करवाया, नहर का निर्माण करवाया। ये सारी बातें जो है, जो हाथी गुफा है वहाँ अभिलेख से हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, इस हाथी गुफा का निर्माण कलिंग के राजा खारवेल ने करवाया था, खारवेल ने, और उसी ने जो है महापद्मानंद के बारे में सारी डिटेल्स उसमें बताई है। तो महापद्मानंद के 8 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र धनानंद था। कई तरह की कहानियाँ प्रचलित है, जो सबकी हत्या करके धनानंद ने राजगद्दी प्राप्त की। ठीक है, धनानंद के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि इसी के समय अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ 326 बीसी में, और धनानंद के दरबार में ही चाणक्य रहते थे। चाणक्य उनसे वार्ता करने गए थे, जहां उनका अपमान हुआ और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से चाणक्य ने 321 बीसी में धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। जो ग्रीक अभिलेख है, ग्रीक यानी जहाँ से सिकंदर बिलोंग करते हैं,
उस वहाँ अभिलेख में उनको धनानंद को एग्रैम्स या जैनड्रैम्स बताया गया है। ठीक है, तो नंद वंश के बारे में इतना ही। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। अलेक्जेंडर जो है व्यास नदी तक आ चुका था, लेकिन व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाया। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जो विदेशी आक्रमण हुए उन विदेशी आक्रमण को देखेंगे, और साथ में उसके बाद जो मौर्य वंश की स्थापना होती है, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बनते हैं, उसके बाद क्या क्या काम हुए, कौन कौन से शासक उसके बाद आए, उस सब चीज़ को देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो विदेशी आक्रमण हुए उसके बारे में देखेंगे। जय हिंद। आज हम लोग विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंद वंश के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग ईरानी आक्रमण के बारे में और फिर बाद में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ उससे रिलेटेड चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ईरान से जो पहला आक्रमण हुआ था वो साइरस ऑफ पर्सिया जो है ईरान का ही पुराना नाम था। तो सबसे पहले भारत में आक्रमण करने वाला साइरस ऑफ पर्सिया ही था, जो 535 BC के आसपास उसने भारत में आक्रमण किया था। और कोई भी आप अगर इंडिया का मैप देखिएगा और ईरान से इंडिया तक का जो है कोई भी आक्रमण होगा तो पहले उत्तर पश्चिमी सीमा पे ही होगा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी सीमा पे ही आक्रमण हुआ था। ये भारत का पहला विदेशी आक्रमण था, फर्स्ट टाइम विदेशी कोई आक्रमण कर रहा था। इसने जो है काबुल के उत्तर में जो स्थित शहर है कैपिसा, उसको नष्ट कर दिया, और इसने ही सर्वप्रथम इंडियन को जो है अपने पर्शियन आर्मी में भर्ती किया। इसके बाद साइरस ऑफ पर्सिया का ही एक पोता था डेरियस प्रथम, उसने 516 BC में आक्रमण किया। उसने भी उत्तर पश्चिमी सीमा पे ही आक्रमण किया। उसने पंजाब, सिंधु के पश्चिमी भाग पे उसने कब्जा कर लिया था। इसके बाद डेरियस का ही उत्तराधिकारी था जेरेक्सस, उसने यवन के विरुद्ध युद्ध में जो है भारतीयों को अपने ईरानियन सेना, पर्शियन सेना में जो है शामिल करना शुरू किया और यवन के विरुद्ध लड़ाई किया। तो ईरान के आक्रमण के फलस्वरूप जो है जो प्रभाव हुए भारत में, पहला प्रभाव था इंडिया से ईरान तक एक नए व्यापार मार्ग का ये खोज हुआ। ठीक है, जो ईरान का कोई व्यापारी भारत आने लगा, ईरान के काफ़ी सारे व्यापारी भारत आने लगे और भारत के व्यापारी जो है ईरान जाने लगे। दूसरा, ईरान से ही जो है खरोष्टी लिपि, जिसका आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब सम्राट अशोक ने जब शिलालेख लिखवाया था तो खरोष्टी लिपि का यूज किया था। तो ईरान से ही ये खरोष्टी लिपि आया था। ठीक है, ईरान से ही कुछ वास्तुकला भारत आया, जिसमें जो घंटाकार हम लोग देखेंगे, शिलालेख वगैरह घंटाकार, शिलालेख के ऊपर में जो शीर्ष बनाया जाता है वो घंटाकार रहता है। राजधानी भी जो है घंटाकार बनने लगा। तो ये ईरान के आक्रमण का प्रभाव था। कहीं भी कोई आक्रमण होता है, कोई विदेशी यदि कुछ दिन रह जाए तो कुछ ना कुछ सिखा जाता है, कुछ ना कुछ उसका अपने संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक है, तो वही कुछ प्रभाव हुआ था। पहला खरोष्टी लिपि आया था, दूसरा वास्तुकला, और तीसरा एक व्यापार मार्ग का खोज हो गया था। ठीक है, तो ये तीन ही किंग हम लोग को याद रखना है। पहला साइरस ऑफ पर्सिया, पहला विदेशी आक्रमण साइरस ऑफ पर्सिया ने ही किया। उसके बाद डेरियस प्रथम, और उसके बाद जो है जेरेक्सस ने भारतीयों को यमन के विरुद्ध युद्ध में अपना रोल करना शुरू कर दिया था। सिकंदर ने 326 BC में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर जो था यूनान, जो अभी वर्तमान में ग्रीस है, उसे ही ग्रीक, यवन ये कहा जाता है। यूनान का, मकदूनिया का राजा था वो। ठीक है, ईरानी साम्राज्य को ख़त्म करके वो भारत की ओर 326 BC में उसने आक्रमण किया। वो खैबर दर्रे से होकर के भारत में उसने प्रवेश किया था, लेकिन व्यास नदी पर आकर रुक गया, व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ सका। सबसे पहले इंडिया के तरफ से, इंडिया का एक राजा था, तक्षशिला का राजा था आम्भी, उसने मित्रता कर ली। ठीक है, इसके बाद पहला प्रतिरोध जो उसको सामना करना पड़ा था भारत में, वो राजा पोरस था। राजा पोरस का जो इलाका था वो झेलम और चिनाब नदी के बीच का भाग था, वहाँ का राजा था राजा पोरस। बहुत तरह की कहानियाँ बनी हैं, बहुत तरह की फिल्म भी बनी है पोरस और सिकंदर पे। ठीक है, उसकी बहादुरी को देख करके उसका राज्य लौटा दिया और अपना मित्र बना लिया। तो भारत में उसका 2 मित्र था, एक पोरस था और एक जो उसका ज़्यादा चापलूसी करता था आम्भी था। ठीक है, जो लड़ाई हुआ है राजा पोरस और सिकंदर में, बैटल ऑफ हेडेस्पस और बैटल ऑफ सकाला के नाम से जाना जाता है।
व्यास नदी को पार करने के लिए उसका सेना मना कर दिया कम्प्लीटली कि व्यास नदी को पार नहीं करेंगे, क्योंकि इधर जो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर के उसे इतना आतंकित कर दिया था पूरी सेना को कि वो लोग डर से व्यास नदी को पार नहीं कर पा रहे थे। और उधर वो लोग देख रहे थे कि मगध के पास इतनी विशाल सेना है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन्स थे जिसके वजह से जो है उसका सेना कम्प्लीटली रिफ्यूज कर दिया कि आगे बढ़ेंगे ही नहीं। किसी भी कोई भी राज्य जो है, कोई भी राजा सेना के कारण ही आगे बढ़ता है, और जब सेना ही मना कर रही है तो युद्ध कैसे लड़ेगा। इसलिए जो है उसने वापस लौटने का विचार किया। और जितना इलाका वो उत्तर पश्चिमी भारत में, पहले भी मैंने बताया कि कोई भी बाहर से आएगा आक्रमण तो उत्तर पश्चिम से ही वो आएगा, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी इलाके से जो है ये जितना इलाका जीता हुआ था उस सब को, उसी का गवर्नर था सेल्यूकस निकेटर, उसके हाथ में सौंप के वो चला गया। 19 महीने तक भारत में रहा और 323 BC में वो वापस लौटते समय बेबीलोन में उसका मृत्यु हुआ। बेबीलोन अभी वर्तमान बगदाद में है। बेबीलोन में जाते समय उसका मृत्यु हो गया। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसकी उम्र मात्र 33 वर्ष थी, ठीक है। इसका भी अपना कुछ प्रभाव है सिकंदर के आक्रमण का ही। पहला तो ये कि उत्तर पश्चिम भारत से लेकर के और पश्चिम एशिया तक, वहाँ तक का नया ट्रेड रूट का निर्माण हो गया। दूसरा, एक गांधार मूर्तिकला शैली होती है, और इस शैली के बारे में, मथुरा शैली के बारे में और भी विभिन्न तरह की शैलियों के बारे में जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो गांधार मूर्तिकला शैली का जो ये यहाँ पे बढ़ावा मिला वो सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप ही था। सिक्के ढालने की उलोक शैली, एक नए टाइप से सिक्का ढालने के लिए यूनानी के आधार पे उसका निर्माण यहाँ पे प्रचलन हुआ। खगोल विज्ञान का कुछ जानकारी वहाँ से मिला, ठीक है। जाते समय उसने कुछ नगर भी बसाए थे ये भारत में रहते हुए। पहला, काबुल और सिंध के इलाके में सिकंदरिया नगर, झेलम के आसपास विकेफाल और निकैया नगर उसने बसाया था। विकेफाल उसके घोड़े का भी नाम था, ठीक है। सिकंदर का दूसरा नाम जो है अलेक्जेंडर भी, अलेक्जेंडर। और ये जो स्थान है काबुल प्लस सिंध का जो स्थान है जहाँ पे सिकंदरिया है, वो कभी कभी एग्जाम में अलेक्जेंड्रिया नाम से भी आता है, ठीक है। तो ये विदेशी आक्रमण का प्रभाव था। तो हम लोगों ने 2 आक्रमण देख लिए, एक ईरानी आक्रमण और दूसरा सिकंदर का आक्रमण हुआ था जिसने ईरानी साम्राज्य को ख़त्म करके और ये भारत की तरफ बढ़ा था, भारत के वेल्थ से, संपत्ति से आकर्षित होके, ठीक है। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त के कारण जो है इनको लौटना पड़ा। मगध के विशाल सेना के कारण जो है इनकी सेना ने जो है व्यास नदी को पार करने से कम्प्लीटली मना कर दिया। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर अपने मौर्य वंश की स्थापना की। तो वो सारा जो कहानी है इससे आगे का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।